क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी छात्रों का एक बार फिर स्वागत है गणित दर्पण चैनल पर। और आज से हम शुरुआत कर रहे हैं डैश वर्क की। और ये डैश वर्क है वो संजीव की डैश वर्क है और इनमें सभी मॉडल पेपर को एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। अब आपकी परीक्षा है वो काफ़ी नज़दीक है, मार्च महीने में जैसा कि निर्धारित हो चुका है बोर्ड द्वारा। 3 मार्च से बोर्ड के एग्जाम है वो शुरू होंगे। अब आपका टाइम टेबल आ जाएगा। 12वीं की परीक्षा शुरू होने के जस्ट कुछ दिनों के बाद में आपकी परीक्षा है वो शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको अब पूरा 1 महीने, 1.5 महीना जो भी समय रहा है, इसमें आपको अच्छे ढंग से, ईमानदारी से ध्यान देना है अपनी स्टडी में। तो हम शुरुआत कर रहे हैं मॉडल पेपर को और मॉडल पेपर 2 को आज सॉल्व करेंगे। इसके अंदर जो पार्ट अ है, भाग अ है, उसके अंदर सभी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है वो प्रत्येक प्रश्न है वो 1-1 नंबर का मिलेगा। तो इन सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे और किस ढंग से आपको आंसर देना है। सिर्फ यहाँ मैं आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि आंसर तो आपको मॉडल पेपर का जो सॉल्व किया हुआ मिला है वहां से आपको आंसर तो मिल जाएगा। सिर्फ आंसर से मतलब नहीं है, आपके उत्तर आपको निकालना आना चाहिए, यानी प्रश्नों को हल करके किस ढंग से आंसर को प्राप्त करना है, तो वो यहाँ समझने वाली बात है। तो यहाँ पे मैं सभी मॉडल पेपर के एक एक करके सभी प्रश्नों को हल करवाऊंगा, तो आपको ईमानदारी से इसमें पूरी तरह से ध्यान देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं लेता हूँ सबसे पहला पार्ट ए। ठीक है, पार्ट ए के अंदर जो पहला प्रश्न दे रखा है, देखिए क्या दे रखा है कि संख्या 441 बटा 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 7 इंटू 7 की घात 2 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो दशमलव प्रसार का एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। आपको ध्यान रखना है कि दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। देखिए या तो शांत शांत भी है यहाँ पे और अशांत आवर्ती भी है। अब इनमें से कौन सा आंसर है वो सही है, उसका पता कैसे करना है। ये यहाँ पे जो भी आपको संख्या मिलती है उसमें हर जो दे रखा है उससे ही पता चलेगा इसका। देखिए हर के अंदर आपको ये 2 की घात 2 दिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है 5 की घात 7 और एक दे रखा है 7 की घात 2। तो यदि आपको हर के अंदर हर में सिर्फ 2 की घात और 5 की घात कोई दिखती है, यानी 2 की घात m इंटू 5 की घात n का रूप अगर नजर आता है तो दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत। और यदि ऐसा रूप नहीं है, यानी इसके अतिरिक्त और कोई संख्या आ जाती है, कोई भी 2 और 5 के अतिरिक्त कोई भी संख्या और यहाँ आ गई, तो दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती। जैसा कि यहाँ पे देखिए 2 की घात 2 है, 5 की घात 7 है और एक 7 की घात 2 और मिल गया, ये एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, यानी इसका दशमलव प्रसार है वो कैसा होगा, अशांत आवर्ती। इसका जो आंसर है वो अशांत आवर्ती है, क्योंकि यहाँ पे 7 की घात 2 और दिख रहा है। अगर सिर्फ ये दिखता हो, अगर 2 की घात 2 और 5 की घात 7 दिखता मुझे, तो मैं क्या कहता कि दशमलव प्रसार है वो कैसा है, शांत। तो सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और संख्या दिखती है तो दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती। और जिसमें 2 और 5 ही दिखता है वो दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत। ये हो गया पहला प्रश्न। नेक्स्ट दूसरा। और आगे मॉडल पेपर में ऐसे प्रश्न मिलेंगे जहां हम विस्तृत और चर्चा करेंगे इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। यदि P और Q एक द्विघात बहुपद है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक हैं, तो p प्लस q का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको सीधा याद रखना है कि शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योग क्या होता है। देखिए शून्यक यहाँ p और q के रूप में लिया है, तो p प्लस q होगा वो माइनस बी बट्टा ए होगा। यहाँ से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी द्विघात बहुपद दे रखा है व्यापक, तो यहाँ आंसर सीधा ही आपको याद रखना बी होगा माइनस बी बट्टा ए। और यदि आपको गुणनफल पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे पी और क्यू भी पूछ सकते हैं ऐसे प्रश्नों में, तो गुणनफल होता है सी बट्टा ए। तो दोनों हमेशा याद रखना है। एक हम अल्फा और बीटा के रूप में भी याद रखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए। और अल्फा बीटा यानी शून्यकों का गुणा क्या होता है, सी बट्टा ए। तो ये सीधा ही आपको सूत्र के रूप में याद रखना है। नेक्स्ट है तीसरा। तीसरा क्या है, देखिए कि समीकरण y माइनस 3 बट्टा 7 माइनस एक्स बट्टा 2 बराबर 1 में यदि y बराबर 10 है तो x बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे x का मान पूछा है और y का मान बोला है कि 10 हो तो ये जो समीकरण है, इस समीकरण के अंदर आपको y के स्थान पर 10 रख के इसको सॉल्व करना है। तो चलिए मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। देखिए समीकरण क्या है, y
-3 बट्टा 7 माइनस एक्स बट्टा 2 बराबर 1। ठीक है, ये समीकरण था। अब ये कह रहा है कि y बराबर 10 हो तो y के स्थान पर 10 रखो, ये 10 रख लिया। फिर -3 बट्टा 7 माइनस एक्स बट्टा 2, ये ऐसा का ऐसा बराबर 1। अब देखिए 10 में से 3 गया तो 7 बचा और 7 बट्टा 7 माइनस एक्स बट्टा 2 बराबर 1। 7 में 7 का भाग गया तो 1 आ गया, 1। फिर माइनस एक्स बट्टा 2 बराबर 1। 1 को पक्षांतर कर दो इधर, तो माइनस एक्स बट्टा 2 बराबर क्या रह जाएगा, देखिए 1। ये जो राइट हैंड साइड में 1 था ऐसा का ऐसा, ये जो 1 है वो पक्षांतर होके इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1। तो इस ढंग से देखिए माइनस एक्स बट्टा 2 बराबर आ जाएगा 0। 1 में से 1 गया, क्या बचा 0। वज्र गुणन करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए माइनस एक्स, ये जो 2 है इसका गुणा सीधा 0 से होगा तो क्या आ जाएगा हमारे 0, अर्थात x का मान आ गया 0। तो यहाँ से जो 0 है वो सही आंसर होगा इसका। तीसरे का आंसर क्या हो गया, 0। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न दे रखा है कि समीकरण x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 3 के मूल है। यहाँ मूल है पूछा है, तो देखिए यहाँ किस ढंग से इसको सॉल्व करेंगे। मैं लेता हूँ इसको नीचे, यहाँ पे देखिए x माइनस 3 बराबर है स्क्वायर बराबर 3। अब x माइनस 3 से यहाँ से 2 घात है, इसको मैं हटाऊंगा तो आगे वर्गमूल का चिन्ह आ जाएगा। तो x माइनस 3, ये आपको पता है कि जब भी घात हटती है तो आगे वर्गमूल का चिन्ह आता है, तो यहाँ पे वर्गमूल का चिन्ह आ जाएगा 3, और वर्गमूल हमेशा प्लस में और माइनस में आएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस का 3 है वो पक्षांतर होके इधर जाएगा राइट हैंड साइड में, तो आ जाएगा 3 फिर प्लस माइनस और √3, यानी कि इसका जो आंसर है वो असही है, 3 प्लस माइनस √3। फिर देखिए पांचवा प्रश्न। पांचवा क्या है, देखिए 16 पदों वाली समांतर श्रेणी 2 5 8 11 का अंतिम पद क्या होगा। और 16 पदों वाली समांतर श्रेणी है, इसका मतलब इसका जो अंतिम पद है वो क्या होगा, 16वां पद ही तो अंतिम पद होगा। तो अंतिम पद पूछा है यानी 16वां पद आपको पूछा है, तो A16 पूछा है, तो यहाँ पे A16 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 15D। ये आपको मैंने सीधा ही शॉर्टकट बताया हुआ है कि जब यहाँ पे जितनी संख्या है उससे एक कम कर दो और डी के आगे लगा दो। ये कैसे आता है ये भी मैंने आपको बताया हुआ। देखिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ए एन बराबर यानी ये 16 पद निकालना तो ये 16 आ जाएगा, फिर ए एन के स्थान पर 16 माइनस 1 और डी। तो ए 16 बराबर क्या हो गया, ए प्लस 16 में से एक गया, क्या बचा 15 और डी। तो इस ढंग से आपको सीधा याद रखना है कि जब भी जो पद पूछा उसे एक कम करके डी के आगे लगा दो, ये प्लस 15D। जैसे यहाँ 15वां पद पूछा होता था मैं लिखता ये प्लस 14D। तो ये तरीका सीधा याद रखना है जिससे हमारा जल्दी काम हो जाएगा। तो देखिए A16, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है तो A16 बराबर क्या आ जाएगा, ए। अब ए है वो प्रथम पद यहाँ से निकाल दो 2, ये आ गया 2, फिर प्लस और 15 इंटू डी। डी कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाना है। तो यहाँ से हम जब 5 में से 2 को घटाएंगे, देखिए ये 5 है, इस 5 में से इस 2 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 3, ये आ गया 3। करो इसको सॉल्व, देखिए 2 15 और 3 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 45, और 45 और 2 मिलके क्या हो गया 47, 47। तो इसका जो आंसर है वो अ है। पांचवे का जो आंसर क्या आ गया 47। आगे बढ़ते हैं छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है वो क्या है आपके, देखिए सिंपल सा प्रश्न है, मौखिक प्रश्न है कि ऐसी सरल रेखा जो वृत्त की परिधि को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है उसे क्या कहते हैं। स्पष्ट है, स्पर्श रेखा कहेंगे उसको। फिर दो बिंदुओं 0 cos थीटा
तथा साइन थीटा और जीरो के मध्य की दूरी है। आपको दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। यहाँ देखो कैसे दूरी निकालेंगे। यहाँ दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपको सूत्र अच्छे ढंग से याद रखना है। ये सीधा भी आपको पूछा जा सकता है फॉर्मूले के रूप में भी, तो ये सूत्र आपको याद होना ही चाहिए। अब देखिए यहाँ x2 माइनस x1, x2 क्या है, देखिए ये x1 है और cos थीटा है वो y1 है, साइन थीटा x2 है और जीरो है वो y2 है। तो x2 माइनस x1 यानी साइन थीटा माइनस x1 यानी जीरो, कुल मिला के पहली संख्या आई। इस दूसरे ब्रैकेट की पहली संख्या में से पहले ब्रैकेट की पहली संख्या को घटा दो, तो साइन थीटा में से जीरो गया, उसका स्क्वायर आ जाएगा। फिर दूसरी संख्या में से दूसरी संख्या घटा दो, y2 माइनस y1 यानी जीरो में से cos थीटा घटा दो, जीरो माइनस cos थीटा। साइन थीटा में से जीरो जाएगा तो आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। फिर प्लस इसी प्रकार देखिए यहाँ पे जीरो में से cos थीटा जाएगा तो cos थीटा ही रहेगा, और cos थीटा का वर्ग करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा। अब सब जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक, और एक का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, एक। यानी इसका जो आंसर है वो आ जाएगा हमारा अ, फर्स्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट है आठवां प्रश्न। आठवां दे रखा है 2 कोसेक 30 सेक 30 बराबर है। यानी यहाँ पे आपको त्रिकोणमितीय अनुपात की जो सारणी है वो आना चाहिए, तभी ये प्रश्न हो सकेगा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी अगर बनाना नहीं आता है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देखना जो मैंने बनाया हुआ है, तो यहाँ पे उसका उपयोग जरूर होगा। तो देखिए 2 कोसेक 30, अब कोसेक 30 का मान टेबल से लिखना है, और टेबल से मैं सीधा लिख लेता हूँ, यहाँ पे 2 आएगा। यानी कोसेक 30 का मान टेबल से 2 आएगा। फिर इंटू सेक 30 का मान होता है 2/√3, ये भी टेबल से आपको लिखना है। अब इसका सॉल्यूशन होगा वो इसका आंसर होगा। तो 2 × 2 कितने हुए 4, और 4 × 2 कितने हुए 8, तो 8/√3 आ गया आंसर। यानी इसका जो आंसर है वो आ गया 2। ठीक है, तो टेबल आएगा तभी ये प्रश्न होगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए cos 90 माइनस थीटा बराबर 1/2 हो तो थीटा का मान होगा। यहाँ पे आपको पूर्व कोण का इस्तेमाल करके इसको करना है। तो चलिए करते हैं इसको, किस ढंग से करना है देखिए। cos 90 माइनस थीटा तो क्या होता है, देखिए cos 90 माइनस थीटा होता है वो क्या होता है, साइन थीटा। ये सब जानते हैं। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो ये सब पूर्व कोण आपको याद रखना है। अब cos 90 माइनस थीटा जो ये है, इसके स्थान पर मैं क्या लिखूंगा, साइन थीटा। तो देखिए मैं लिख के इसको सॉल्व करता हूँ, ये ऊपर ही लिख लेता हूँ साइन थीटा। ठीक है, बराबर 1/2। अब जो 1/2 है वो देखना है कि साइन में किसका मान है, यानी साइन जो 30 है यानी साइन 30 है उसका मान होता है 1/2। तो इस 1/2 के स्थान पर मैं लिख सकता हूँ साइन 30। तो देखो यहाँ लाइन खींच के आपको बता देता हूँ कि साइन थीटा बराबर साइन लिख सकता हूँ मैं 30 डिग्री, क्योंकि जो 1/2 है उसका मान क्या होता है, साइन 30। अब दोनों तरफ साइन है, इधर भी साइन है इधर भी साइन है, ये कैंसिल हो जाएगा तो थीटा का मान आ जाएगा 30 डिग्री। यानी जो द है इसका सही आंसर होगा 30 डिग्री। फिर 10वां, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य निकालना है, तो इसका आंसर सीधा 5 आएगा। क्योंकि विषम संख्या है उसका योग क्या आएगा, 25। देखो 1 + 3 + 5 + 7 और +9, 1 2 3 4 और 5, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य पूछा है। यानी माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, या फिर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग क्या आया, देखो 1 3 कितने हुए 4 4 और 5 9
9 और 7 16, 16 और 9 25, और 25 में 5 का भाग देना, क्योंकि आंकड़े कितने टोटल 5, तो 25/5 आ जाएगा हमारा आंसर 5, यानी कि स है वो आंसर सही है। नेक्स्ट 11वां, बंटन दे रखा है, उसका बहुलक पूछा है। बहुलक का मतलब होता है जो आंकड़ा सर्वाधिक बार आता है वो है बहुलक। तो यहाँ पे सर्वाधिक बार आने वाला परीक्षण कौन सा है, यानी आंकड़ा कौन सा है 4। 4 देखो, एक बार आया, फिर दूसरी बार आया और तीसरी बार आया। सबसे ज्यादा बार आने वाला आंकड़ा क्या होता है, बहुलक। तो ये ब है वो सही हो जाएगा। फिर 12वां प्रश्न, नेक्स्ट है 12वां प्रश्न कि दो पासों को उछालने पर उनके अंकों का योग 7 या 11 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रायिकता निकालने का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। बहुत ही सरल तरीके से मैंने ये पार्ट आपको पढ़ाया हुआ है। तो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे और कुल परिणाम कितने होंगे जब दो पासों को उछाला जाता है। तो दो पासों को उछालने पर कुल परिणाम आएंगे हमेशा 36, ये आपको ध्यान रखना है। अब अंकों का योग 7 और 11 आने वाले जो परिणाम होंगे वो होंगे 8। ठीक है, अब इसको सरल करेंगे तो आपके आएगा 2/9, आधा कर दो इसका 4, इसका आधा करेंगे तो क्या आएगा 18, और आधा करो 2, और इसका आधा करेंगे तो 9, यानी 2/9 इसका आंसर है। तो इस ढंग से आपके जो पार्ट ए है उसके टोटल 12 प्रश्न है वो कंप्लीट होते हैं। आगे हम करेंगे दूसरा प्रश्न, देखते हैं। पहला प्रश्न लेता हूं मैं। लिखा हुआ है कि एक रेखिक समीकरण 2x - 3y - 2 बराबर 0 तथा 4x - 4y - 5 बराबर 0 के युग्म कैसे है। यहाँ पे कहने का अर्थ दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म दे रखे हैं और इनका आपको पूछा है कि युग्म है वो कैसे है, संगत है या असंगत है। तो आपको जो कंडीशन है वो याद रखना होगा कि a1/a2 नॉट इक्वल टू अगर b1/b2 आता है, यानी a1/a2, यहाँ लिख लेता हूँ चलिए, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 अगर आता है तो रेखिक समीकरण युग्म कैसे होंगे, संगत। एक कंडीशन है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो भी रेखिक समीकरण युग्म कैसे होंगे, संगत। और अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 आता है तो रेखिक समीकरण युग्म कैसे होंगे, असंगत। ये तीनों कंडीशन आपको अच्छे ढंग से दिमाग में रखना है, तो इस टाइप के प्रश्न आएंगे उनका जवाब आप आराम से दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो रेखिक समीकरण युग्म दे रखे हैं उनकी तुलना करके हम यहाँ पता करेंगे कि इन तीनों में से कौन सी कंडीशन है वो लागू होती है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये जो पहली कंडीशन है वही लगेगी यहाँ पे। देखिए कैसे, ये जो समीकरण है इसको मैं हटा देता हूँ। ये जो पहला समीकरण है इसकी तुलना इससे करना, देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा जो समीकरण है उसकी इससे तुलना करना है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यहाँ से आपको पता करना है कि a1 क्या है। देखिए यहाँ मैं लिखता हूँ a1/a2। a1 क्या है मेरे पास, देखिए x का गुणांक है वो a1 हो जाएगा, यानी x के आगे जो है वो है a1, तो यहाँ लिखेंगे 2। फिर बट्टा a2, a2 है वो क्या हो जाएगा, देखिए दूसरे समीकरण का x का जो गुणांक है वो है a2, तो यहाँ पे x के आगे क्या है 4, तो ये आ जाएगा 4। अब इसको सरल कर दो, 2 का भाग 4 में जा रहा है तो आ जाएगा 1/2। अब मैं निकालता हूँ b1/b2। ठीक है, b1/b2, तो b1/b2 क्या हो जाएगा, देखिए y का गुणांक है पहले समीकरण का b1 है, तो b1 यहाँ पे y के आगे जो दिख रहा है मुझे 3 दिख रहा है और साथ ही माइनस है आगे यहाँ पे, इसलिए क्या लिखना पड़ेगा -3, तो -3 आ जाएगा b1। फिर बट्टा b2 है वो क्या है, देखिए यहाँ पे दूसरे समीकरण का y का गुणांक है वो -4 है, तो आ जाएगा -4। ऊपर नीचे माइनस है इसलिए माइनस तो हटा सकते हैं, परंतु 3/4 एज इट इज जाएगा ऐसा का ऐसा। यानी कि यहाँ जो हमें पता चल रहा है कि a1/a2 1/2 आ रहा है, b1/b2 आ रहा है 3/4। यानी कह सकते हैं कि जो a1/a2 है वो नॉट इक्वल टू b1/b2 है। इसका मतलब रेखिक समीकरण युग्म कैसे होंगे, संगत होंगे। यहाँ पर लिखना है संगत। यहाँ आपको हल करने का आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 1 नंबर का प्रश्न है, आपको शब्दों में ही जवाब देना है संगत है या असंगत है। तो ये सारा काम आप रफ कार्य भी कर सकते हैं और फेर वक्त भी कर सकते हैं। ठीक है,
तो इस ढंग से आप आराम से इसके उत्तर का पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि समांतर CD का 11वां पद क्या होगा। यहाँ पे आपको 11वां पद पूछा है, तो 11वां पद के लिए आपको सीधा फॉर्मूला याद रखना, AN बराबर क्या होता है, A प्लस N-1 और D। ठीक है, तो AN यानी यहाँ पे 11वां पद पूछा था, सीधा आपको A11 बराबर हम लिख सकते हैं A प्लस 10D। ये आपको याद रखना, मैंने आपको अक्षर से बताया हुआ है कि जब भी यहाँ 11 आता है तो यहाँ लिख लो 10, 12 आएगा तो यहाँ लिखेंगे 11D, यानी A प्लस 10D। सीधे ही आपने 11 बराबर लिख दिया, क्योंकि यहाँ n के स्थान पर 11 लिखते हैं, 11 में से 1 घटता तो क्या आता है 10, और ये D। अब देखो आपको 11वां पद पूछा है, यानी आपको प्रथम पद चाहिए और सार्व अंतर चाहिए, तो यहाँ से प्रथम पद निकाल दो। प्रथम पद A है वो कितना है, 2 है। यहाँ प्रथम पद लिख लेते हैं, प्रथम पद A बराबर है हमारे पास कितना, 2। और सार्वअंतर कैसे निकालते हैं, सार्वअंतर दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाना। ये दूसरा पद है, ये प्रथम पद है, 7 में से 2 को घटा दो, क्या आ जाएगा 5। अब इसके अंदर मान रख के आराम से आप निकाल सकते हैं। देखिए ये 11वां बराबर प्रथम पद कितना है 2, फिर प्लस 10 ऐसा का ऐसा, फिर इंटू डी है वो कितना है 5 है, 5 लिख लो। तो 2 प्लस 5 का गुणा 10 से करेंगे तो 50 आ जाएगा, और 2 और 50 मिलके कितने हो गए 52। यानी कि जो ये जो समांतर श्रेणी है इसका 11वां पद है वो कितना है 52 है। ओके, फिर एक वर्त में अधिक से अधिक कितनी जीवाएं खींच सकते हैं। ठीक है, तो वो अनंत जीवाएं खींच सकते हैं हम, यहाँ लिखना है अनंत। देखिए जीवाएं क्या होती है थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पे जो वर्त होता है, इस वर्त के परिधि के किन्हीं भी 2 बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको बोलते हैं जीवा। यानी एक व्यास होता है, वो भी सबसे बड़ी जीवा होती है। तो ऐसे हम अनंत जीवा कह सकते हैं 2 परिधि के बिंदु को मिलाते हुए, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे अनंत। फिर x अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु की कोटि का मान है वो शून्य होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। x अक्ष पर y निर्देशांक क्या होता है शून्य, यानी कोटि क्या हो गई शून्य। इसी प्रकार 5वां प्रश्न है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। देखिए साइन थीटा बराबर क्या दे रखा है कॉस थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, यानी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे कैसे कर सकते हैं इसको, देखो साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा। अब यहाँ कॉस थीटा है तो इसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ। देखिए कॉस क्या लिख सकता हूँ, ये 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा वापस आ जाएगा, बराबर आ जाएगा कॉस थीटा ऐसा का ऐसा। यानी जो साइन थीटा है उसके स्थान पर मैंने क्या लिखा है कॉस 90 माइनस थीटा, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। अब देखिए कॉस इधर भी है और इधर भी है, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड से कॉस है वो हटा दो, तो क्या बचा 90 माइनस थीटा बराबर थीटा। अब ये जो माइनस का थीटा है इधर पक्षांतर कर दो, तो क्या आ गया 90 बराबर थीटा ये पहले का, और ये जो माइनस थीटा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस थीटा, यानी 90 बराबर आ जाएगा 2 थीटा। थीटा और थीटा मिलके कितने हो गए 2 थीटा, और थीटा हमें पूछा है तो 90/2, यानी 90 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 45 बराबर थीटा, यानी थीटा का मान आ गया 45 डिग्री। इस ढंग से आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं 45 डिग्री। और ये A1 A2 A3 सभी आंकड़े दे रखे हैं, उसका माध्य अगर A है तो ये की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप लिख सकते हैं इस ढंग से आराम से, यानी वही राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, यानी ए बराबर लिख सकते हैं सिग्मा AI बटा n। ठीक है, तो ये तरीका है माध्य निकालने का, यदि आंकड़े हैं तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या।